तो चलिए हमारी स्टार्ट हो चुकी है एनटीपीसी की क्लास, और जिसमें हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश भी एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट है। ओके, यानी कि प्राचीन भारत का पार्ट है। तो एनटीपीसी के लिए मैंने कहा था कि जब तक एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम कंप्लीट एमसीक्यू कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है, और श्रीगुप्त ने शासन कब से कब तक किया था? तो 240 से 280 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कब से कब तक किया था? 240 से 280 ईसा पूर्व तक। ओके, अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो बी.ए. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, बी.ए. स्मिथ कौन है? तो इन्होंने प्राचीन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल बताया था। समयकाल कितना बताया था इन्होंने? 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, कब तक? 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक। ओके, इलाहाबाद स्तंभ के लेख किसके शासनकाल में लिखे गए थे? इलाहाबाद स्तंभ के लेख तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में लिखे गए थे। ओके, चीन यात्री फाहियान भारत किसके समय में आया था? बताइए। तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, और 1405 से 1411 तक भारत में रुका था। ठीक है, गुप्त काल में कौन सी धातु सबसे अधिक प्रगति हुई? तो गुप्त काल में सबसे अधिक प्रगति पर जो धातु पहुंची वो थी सोना। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने। होगी, अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था? तो गुप्त काल में जो सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था वो कौन था? राजा हुआ करता था। ठीक है, गुप्त वंश की राजभाषा क्या थी? तो गुप्त वंश की जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी। ओके, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चलता हूँ क्योंकि मैंने बताया था कि एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। अब लेट बिल्कुल नहीं होंगे, और धीमी गति से भी हम नहीं चल सकते। तो गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। 30 क्वेश्चन है, और जिनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आप दोबारा से कोई क्लास को देख लेना। गुप्त काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलन में थी? तो सोने की मुद्रा प्रचलन में थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था वो हरिश्चंद्र था। ठीक है, कालिदास के बारे में भी बताऊंगा अभी। गुप्त वंश के समय कौन प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? तो गुप्त वंश के समय जो गणितज्ञ थे वो कौन थे? कौन थे? वो आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट। ठीक है, इनकी किताब का नाम आर्यभट्टीय है। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस लिच्छवी राजकुमारी से अपना विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से अपना विवाह किया था, और 2 सिक्का भी चलाए थे। कौन कौन सी? एक विवाह प्रकार का सिक्का, कौन कौन सी? विवाह प्रकार का, एक राजरानी प्रकार का, एक राजरानी प्रकार का। ठीक है, 2 सिक्का चलाए थे इन्होंने। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। ओके, 16 क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन से मंदिर प्रसिद्ध थे? गुप्त काल में आप बताइए। गुप्त काल के समय में पत्थर के बनाए जाते थे, इसलिए पाषाण के मंदिर वहां पर प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त ने किस आक्रमणकारी को हराया था? तो समुद्रगुप्त के बारे में बताइए आप लोग, किसको समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? बताइए, समुद्रगुप्त ने किसको हराया था? फटाफट बताइए। समुद्रगुप्त है या कोई और है? स्कंदगुप्त, सॉरी, स्कंदगुप्त ने किसको हराया था? स्कंदगुप्त ने बेसिकली मैं आपको बता दूं तो हुरों को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना इसका आंसर, गुप्त काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो गुप्त काल में जो सबसे अधिक विकास हुआ था तो विज्ञान साहित्य यानी कि सभी में हुआ था। किस में हुआ था? सभी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन,
गुप्त काल की प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति क्या थी? तो गुप्त काल की जो प्रमुख धार्मिक प्रवृत्ति थी वो वैष्णव धर्म थी, ठीक है, क्योंकि इन लोगों का जो धर्म था वो वैष्णव धर्म था वो। गुप्त वंश की जो अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक, सबसे बाद का जो शासक था वो स्कंदगुप्त है, ठीक है। कौन था? स्कंदगुप्त, ठीक है। चलिए, अच्छा, जो स्कंदगुप्त है इन्होंने भी शासन किया था, काफी लंबे समय तक तो नहीं किया था, ठीक है, लेकिन अच्छा किया था इन्होंने। 455 से 466 तक किया था, ठीक है। सबने अपने अपने हिसाब से शासन सबका चला। जैसे कि मैं बात करूं तो सबसे पहले चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त ने कब तक किया था? 320 से वो भी 335 तक, ठीक है। इसके बाद में समुद्रगुप्त ने 335 से 380 तक, ठीक है। इसके बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415। इसके बाद में इसका वो कुमारगुप्त ने 415 से 445 तक या 55 तक शासन किया था, ठीक है। इसके 445 तक। इसके बाद में 455 या 45 के समथिंग, इसके बाद में 466 तक आपको स्कंदगुप्त ने शासन किया था, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर बताइए आपको कि गुप्त वंश का अंतिम शासक स्कंदगुप्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन स्तूप निर्माण प्रेरित थे, किससे प्रेरित थे? जो गुप्तकालीन जो स्तूप थे वो अशोक के स्तूप से प्रेरित थे, ठीक है। आज की पीपीटी थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इससे कोई कल की पीपीटी ठीक बनेगी, वो आज की थोड़ी जल्दी में हो गई। गुप्त काल में सर्वोच्च कार्य क्या था? क्योंकि टेस्ट सीरीज भी बनानी पड़ती है तो बहुत टाइम लग जाता है। गुप्त काल में सर्वोच्च कार्य क्या था? तो सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च कार्य था वो भूमिका था। कौन सा कार्य था? भूमिका था, ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हो आप लोग तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उससे प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कोई पैसा चार्ज नहीं करना। कालिदास किस काल में हुआ था? कालिदास की बात करें तो किस काल में हुआ था कालिदास जो है वो गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। और किसका दरबारी कवि था तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। HW है आप लोगों के लिए। किसका? अगला क्वेश्चन 24, गुप्त शासक किस धर्म को मानते थे? गुप्त शासक वैष्णव धर्म को मानते थे, ओके। इसलिए मैं पीपीटी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, क्योंकि आप लोग बोरिंग महसूस करने लगते हैं ज्यादा क्वेश्चन ऐसे। गुप्त शासकों की राजधानी क्या थी? बताइए। गुप्त शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। कौन सी थी? पाटलिपुत्र, ओके, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी किताब है? तो ये कालिदास की किताब है। किसकी है? कालिदास की किताब है अभिज्ञान शाकुंतलम। गुप्त काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में जो शिक्षा का मुख्य केंद्र था वो क्या था? बताइए। अजंता। सॉरी यार, यहाँ पर गलत लग गया है कुछ, नालंदा। तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा, ठीक है। सॉरी, नालंदा, ओके। बिहार में है नालंदा। तो गुप्त काल के दौरान कौन सा लिपि प्रयोग में लाया गया? तो गुप्त काल के शासन में ब्राह्मी लिपि को प्रयोग में लाया गया, ओके। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय एक अन्य नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दूसरा नाम था वो विक्रमादित्य, ठीक है। जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की, इसके बाद में इनको उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य की। ये लास्ट क्वेश्चन है, बता सको तो आप लोग बता सकते हैं, वरना मैं इसको होमवर्क में डाल दूंगा। तो गुप्त काल में कौन सी जो चित्रकला थी वो प्रसिद्ध थी? तो वो अजंता की गुफा थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छी जगह पर ले चलता हूँ जिसकी आप लोगों को भी रिक्वायरमेंट है, ओके। वो क्या हो सकती है वो जगह? तो चलिए मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ। अभी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं
तो CGL के फॉर्म आने वाले हैं, CGL के जो SSC जो CGL है, ठीक है, CGL के अब जून में फॉर्म आने वाले हैं। तो इसके फॉर्म से पहले आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। कहाँ से करनी है, तो आपको मॉर्निंग क्लासेस एप्लीकेशन पर जानी है, ये लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है। CGL के लिए कंप्लीट लाइव बैच है, लक्ष्य बैच 3.0, जिसमें Tier 1 Tier 2 दोनों कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपको लिमिटेड टाइम ऑफर भी मिलेगा अभी, क्योंकि इसके बाद आप बैच परचेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 1 मई के एंड तक इसका एंड हो जाएगा ऑफर का। अभी 80% छूट मिल जाएगी आपको। कूपन कोड क्या लगाना है, MC098, कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको 80% छूट मिल जाएगी, ठीक है। और मात्र 199 का पड़ जाएगा। अभी इसका जो प्राइस है 999 है, ठीक है। जब आप कूपन कोड लगाएंगे तो 80% छूट मिलेगी, तो 199 का पड़ जाएगा। अच्छा, वैलिडिटी की बात करें तो 15 महीने की वैलिडिटी है। बेसिकली इंडिया में 199 रुपये में 15 महीने की वैलिडिटी तो आप नहीं देते कोई भी। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप चाहते हो तो ये कॉन्टैक्ट है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, ओके। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जल्दी से जल्दी करने, ताकि मई के एंड तक बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, ओके। तो अपने ग्रुप में और अपने जो भी मेंबर हैं वहाँ पर आप इसको शेयर कीजिए। तो थैंक्स दोस्तों, फिर मिलते हैं कल।